अश्वत्थामा ओम को कई सारे अस्त्र और दिव्यास्त्र की शिक्षा दे रहे थे। तभी वहाँ पर परशुराम वेद व्यास को लेकर आ जाते हैं, जो अभी तक अमरनाथ में तपस्या कर रहे थे। त्रेता युग में ओम विधुर बने हुए थे, जिसके लिए वेद व्यास ओम को धन्यवाद बोलते हैं। परशुराम वेद व्यास से मानसरोवर के बारे में पूछते हैं, जो अब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वेद व्यास बताते हैं कि ये सब एक प्लान का हिस्सा है, कुछ शब्द अलग अलग स्थान पर हैं जो मिलकर एक द्वार को खोलने का काम करेंगे। पृथ्वी चुप हो जाता है। मिस बत्रा बताती है कि तेज मेरी मृत्यु की वजह से काफी परेशान थे। तभी उनको वो जिंदा दिखाई देती है। तेज जल्दी से मेरे रूम में आते हैं। अब मैं भी वापस से जिंदा हो गई थी। पृथ्वी फिर से अपनी कहानी पर वापस आ जाता है। वेद व्यास ने सभी को बताया कि शब्द 8 अलग अलग स्थान पर छिपे हुए हैं, जिनमें से पहला स्थान मानसरोवर था, दूसरा ताजमहल, तीसरा रूपकुंड और चौथा भीमकुंड होगा। तभी मिलरपा पूछते हैं कि आपको ये सब कैसे पता। वेद व्यास बताते हैं कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। मैंने अपनी शक्ति से उन शब्दों की सहायता से इन स्थानों का पता लगाया है, पर मुझे ये नहीं पता कि अगला शब्द वो कौन से स्थान पर ढूंढने जाएंगे। परशुराम एक प्लान बनाते हैं और बताते हैं कि बृहस्पति रूपकुंड, मिलरपा ताजमहल और स्वयं भीमकुंड जाएंगे, और दोनों को एक डिवाइस दे देते हैं जिससे उनकी लोकेशन का पता रहे, और ओम और अश्वत्थामा को वहीं रहकर आगे की ट्रेनिंग पूरी करने के लिए बोलते हैं। उधर नागेंद्र जंगली पहाड़ी झीलों से होता हुआ रूपकुंड के पास आ जाता है और परिमल को बताता है कि यहाँ जितने भी स्केलेटन पड़े हुए हैं, इन सभी को उसी ने मारा था। लेकिन उस समय उसे ये नहीं पता था कि ये सब एक शपथ से जुड़े हुए हैं, और बोलता है कि हमें अगला शब्द यहीं कहीं पर मिलेगा। मिलरपा ओम के पास आते हैं और उन्होंने जो कुछ धन्वंतरी के साथ किया था उसके लिए ओम से क्षमा मांगते हैं, और परशुराम बृहस्पति के साथ वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ओम अश्वत्थामा से पूछते हैं कि आप ठीक कैसे हुए। अश्वत्थामा बताते हैं कि गुरु परशुराम की मदद से मैं ठीक हो गया। उन्होंने मेरे शरीर से बुरे अश्वत्थामा को मुझसे अलग कर दिया। मैंने कई बार परशुराम से बुरे अश्वत्थामा के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, पर उन्होंने उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया। उधर नागेंद्र की टीम शब्द को खोजने में लगी थी। 2 दिन के बाद उनको शब्द एक स्केलेटन की खोपड़ी के अंदर मिल गया, जो बर्फ से जमी हुई झील के अंदर था। तभी धीरे धीरे वहाँ के वन गार्ड भी जगने लगे। नागेंद्र को लगता है कि कोई उनके पास आ रहा है, तो वो परिमल और एलएसटी को छुपने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक बृहस्पति परिमल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फिर बृहस्पति और नागेंद्र की टीम में काफी लड़ाई होती है, और धीरे धीरे वन गार्ड भी जगने लगते हैं, जो शब्द की सुरक्षा कर रहे थे, और चारों तरफ से उन पर कूद पड़ते हैं। एलएसटी बृहस्पति पर गोली चला देती है। परिमल को स्केलेटन की खोपड़ी मिल जाती है, लेकिन बृहस्पति एक हाथ से परिमल और एक हाथ से खोपड़ी पकड़ लेते हैं। तभी गार्ड उन पर हमला कर देते हैं। एकदम से नागेंद्र बृहस्पति की पीठ पर चढ़ जाता है और बृहस्पति की गर्दन पर काटकर मांस निकाल लेता है और खा लेता है, और हाथ से खोपड़ी छीन लेता है। बृहस्पति कुछ समय के लिए जमीन पर गिर जाते हैं, और कुछ गार्ड बृहस्पति के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनको दबा देते हैं। परिमल एलएसटी गार्ड से लड़ाई करने लगते हैं, जिससे नागेंद्र को समय मिल जाता है। नागेंद्र को खोपड़ी में आधे अनंता शब्द मिलता है, जिसे वो पानी की मदद से पी जाता है। अब बृहस्पति से शब्द भी छिन गया था और उनके शरीर से काफी सारा खून भी निकल रहा था, इसलिए वो वहां से उड़ जाते हैं। परिमल गार्ड पर बम फेंक देता है, जिससे वहां पर अवलांची आ जाता है, जिससे वो और गार्ड बर्फ के अंदर दब जाते हैं। बृहस्पति उड़े जा रहे थे, लेकिन वो बेहोश हो जाते हैं और एक पहाड़ से टकरा कर गिर जाते हैं। परशुराम मिलरपा अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके थे। मिलरपा टेलीविजन पर फ्लाइंग मंकी की न्यूज सुनते हैं। कपी को लोगों ने उड़ता हुआ देख लिया था। चंद्रमा पूर्ण अर्धचंद्र हो गया था, जिससे मिलरपा को पता चल जाता है कि ताजमहल अभी सुरक्षित है, और वो कपी की खोज में वहां से निकल जाते हैं। नागेंद्र, जो अभी बर्फ के अंदर ढका हुआ था, उसको होश आ जाता है, और वो पागलों की तरह एलएसटी परिमल को ढूंढने लगता है। काफी समय के बाद परिमल उसको मिल जाता है। परिमल उस तरफ इशारा करता है जहाँ उसने आखिरी बार एलएसटी को देखा था, और फिर से बेहोश हो जाता है। नागेंद्र भागकर उधर जाता है। वहाँ एलएसटी एक केव में थी, जो अब निर्वस्त्र थी। वो ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रही थी। नागेंद्र एलएसटी को लतिका नाम से पुकारता है और उसे अपना हाथ देता है, लेकिन एलएसटी को लगता है कि उस पर ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे हैं। तभी वो नागेंद्र पर अटैक करने लगती है, पर नागेंद्र उसको बेहोश कर देता है और वहां से निकाल लाता है। नागेंद्र को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ इतनी देर तक बर्फ में ढके रहने की वजह से हो रहा है। उधर मिलरपा एक प्राइवेट चॉपर के पास पहुंचकर वहां के पायलट को हिप्नोटाइज करके कपी की तरफ उड़ने लगते हैं। परशुराम ट्रैकर को चेक करते हैं। 2 में से एक ट्रैकर बंद हो गया था और एक आगरा से हिमालय की तरफ बढ़ता जा रहा था। परशुराम स्थिति को देखते हुए तुरंत हिमालय की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ कैलाश पर ओम अपने अतीत को लेकर चिंतित था। अश्वत्थामा ओम को बताते हैं कि इसके लिए हमें तुम्हारे अतीत की मेमोरी में जाना पड़ेगा। दोनों एस्ट्रल फॉर्म में बैठ जाते हैं और ओम की मेमोरी में जाने लगते हैं। उधर नागेंद्र को कोल्ड के जैसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं, और दिन ढलने की वजह से मिलरपा चोपर को नीचे उतारने के लिए बोलते हैं और एक टॉर्च लेकर कपी को ढूंढने के लिए चल देते हैं। काफी समय ढूंढने के बाद मिलरपा को खून दिखाई देता है, जिसको फॉलो करते हुए वो कपी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन कपी की हालत काफी खराब थी। उधर नागेंद्र का हेलुसिनेशन बढ़ता जा रहा था। वो बैग से कुछ ब्लड निकालता है और उनका गन पाउडर वहां पर खड़े एक पेड़ पर छिड़क देता है और आग लगा देता है। कैलाश पर ओम को अपनी मेमोरी में 3 लोग दिखाई देते हैं। अश्वत्थामा बोलते हैं कि इसी मेमोरी को पकड़कर हमें तुम्हारे अतीत में जाना होगा। सुबह हो रही थी। परिमल होश
में आ जाता है, लेकिन एलएसडी अभी भी बेहोश थी। पृथ्वी मिस बत्रा की ओर देखता है। वो बताती है कि तेज को जो ब्लड मिला था वो मेडिकल फील्ड में एक ब्रेक थ्रू हो सकता था, इसलिए वो साइंटिस्ट को अपने यहाँ विजिट करने के लिए बोलता है। पृथ्वी अपनी कहानी पर वापस आ जाता है। ओम डर से अपनी आंखें खोल लेता है और अश्वत्थामा को बताता है कि उसने कुछ जानवरों को देखा जो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। एक सांप उसके मुंह की तरफ बढ़ने लगता है। तब अश्वत्थामा बताते हैं कि तुम्हारी मेमोरी भी धुंधली है, जो एक डोर के पीछे छुपी है, हमें उस डोर के पीछे जाना होगा। अश्वत्थामा ओम मेडिटेशन के द्वारा एस्ट्रल फॉर्म में चले जाते हैं और उनकी बॉडी जमीन पर गिर जाती है। उधर रूपकुंड में परमार अनकॉन्शियस नागेंद्र बताता है कि वो एक गांव के पास है, उसने पड़ोस के गेस्ट हाउस के लोगों को मार डाला है। नागेंद्र परिमल से एक चाकू मांगता है और वहां से निकलने का इंतजाम करने के लिए बोलता है। रेस्कपी की डिवाइस ऑन हो गई थी। परशुराम को अपनी डिवाइस पर 2 डॉट कैलाश पर जाते हुए दिखाई देते हैं। मिलरपा चॉपर की मदद से कैलाश पर पहुंच जाते हैं और पायलट को वापस जाने के लिए बोलते हैं। मिलरपा को एक आवाज सुनाई देती है। तभी उनके सामने यति के साथ एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है। कैलाश पर ओम अश्वत्थामा ओम की मेमोरी के अंदर थे। ओम को सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो मेमोरी में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, पर समय के साथ मेमोरी का दरवाजा खुला रखने में कठिनाई हो रही थी। एकदम से एक आदमी मॉन्स्टर में बदल जाता है और उन पर अटैक कर देता है। अश्वत्थामा आंखें खोल लेते हैं। ओम जल्दी से डोर बंद कर देता है। दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। अश्वत्थामा बोलते हैं कि हमें किसी और की भी जरूरत पड़ेगी जो डोर को खुला रखने में मदद करे। अश्वत्थामा मदद के लिए कृपाचार्य को आंख बंद करके ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कृपाचार्य यति और मिलरपा के साथ कैलाश की तरफ आ रहे थे। अश्वत्थामा उनके साथ उनकी मदद करने के लिए उनकी तरफ भागते हैं। परिमल एक कार और कुछ मेडिसिन लेकर जाता है और देखता है नागेंद्र एक लाश को खा रहा था और वो परिमल को कार में वेट करने के लिए बोलता है। परिमल एलएसडी को ऑक्सीजन और मेडिसिन दे देता है। अश्वत्थामा कृपाचार्य के पास पहुंच जाते हैं। कृपाचार्य यति का परिचय कराते हैं और बताते हैं कि ये बालहार है। तब तक परशुराम भी वहां पर आ जाते हैं। सभी ब्रशकपी को लेकर एक कुटिया में आ जाते हैं और उनका उपचार शुरू हो जाता है। परशुराम कृपाचार्य को रोज आइलैंड से अभी तक का सब कुछ बताते हैं और बताते हैं कि 2 शब्द चोरी हो चुके हैं। अश्वत्थामा कृपाचार्य से ओम की मेमोरी में प्रवेश करके डोर ओपन रखने में मदद करने के लिए बोलते हैं। फिर परशुराम एक प्लान बनाते हैं। उधर एलएसडी होश में आ जाती है। नागेंद्र कार में आकर बैठ जाता है और परिमल को एक पेपर देता है जिसमें लोकेशन थी। रूपकुंड से दूर जाकर एक जगह पर वो कार रोकने के लिए बोलता है और बताता है कि वो उनसे 25 दिन बाद मिलेगा। परिमल कार लेकर चलने लगता है और एलएसडी को बताता है कि वो सेतपल गांव जा रहा है जो महाराष्ट्र में है, वही उसका घर भी है। परशुराम अश्वत्थामा से मदद के लिए बोलते हैं पर ओम रेडी नहीं था, इसलिए अश्वत्थामा को 20 दिन का और समय देकर वो वेद व्यास के पास चले जाते हैं। परिमल एलएसडी हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी चेक करवाने के लिए रुकते हैं, जिसके बाद वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। नागेंद्र समरी में पहुंचकर एक चैम्बर में आ जाता है। वहाँ एक परछाई नागेंद्र के हाथों से निकले हुए शब्दों को अपने अंदर समाहित कर लेती है और बोलती है कि वो सभी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, आगे आने वाला समय काफी कठिन होगा। कैलाश पर ओम अश्वत्थामा कृपाचार्य के साथ एस्ट्रल फॉर्म में चले जाते हैं। ओम की मेमोरी में उनको एक बच्चा मिलता है जिसके पैर पर एक काला चिन्ह था। ओम बताता है कि वो बच्चा वो नहीं है। कृपाचार्य बोलते हैं कि ये तुम्हारे जीवन में कुछ महत्व रखता है, तभी ये तुम्हारी मेमोरी में है। तभी गाँव में से एक विष्णु व्यास नाम का एक आदमी आता है और कृपाचार्य से उस बच्चे को ले लेता है। उधर डोर बंद होने की कोशिश कर रहा था। वो सभी ओम की मेमोरी में 2 साल आगे जाते हैं। वही बच्चा एक घर में एक चिड़िया के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक से वो चिड़िया के सर को पकड़ता है और उसे मार डालता है। अश्वत्थामा बच्चे को रोकना चाहते हैं पर कृपाचार्य अश्वत्थामा को रोक लेते हैं क्योंकि भूतकाल में की गई चीजें भविष्य को बदल सकती थी। वो अब 4 वर्ष आगे जाते हैं। वही बच्चा एक हाथी के साथ खेल रहा था। डोर बंद होने लगता है। कृपाचार्य सभी को डोर की तरफ जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी जानवरों का झुंड और गाँव वाले उन पर आक्रमण कर देते हैं। ओम को बचाना जरूरी था, इसलिए कृपाचार्य जानवरों से और अश्वत्थामा गाँव वालों से लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी ओम के सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। कृपाचार्य अपनी शक्ति से वहां पर एक लाइट का ब्लास्ट करके सभी को कुछ समय के लिए अंधा कर देते हैं और वो डोर से बाहर निकलकर अपने शरीर में पुनः आ जाते हैं। कृपाचार्य हैरान थे। वो ओम की तरफ देखकर बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है और अश्वत्थामा को मिलरपा को बुलाकर लाने के लिए बोलते हैं। परिमल पुणे पहुंच जाता है। वहाँ एक कार उसको सेतपल लेकर आती है। एलएसडी नेट पर सेतपल के बारे में पता करती है। तब उसको पता चलता है कि वहाँ सर्पों की पूजा की जाती है। वो सेतपल पहुंच जाते हैं। परिमल वहाँ का राजा था। वो एलएसडी से शुभेंद्र का इंट्रो कराता है जो उसके महल की देखभाल करता है। एलएसडी महल के अंदर जाकर देखती है कि दीवार पर कुछ तस्वीरें हैं जिनमें अलग अलग समय के राजाओं के साथ उनके पालतू जानवर और उनके केयर टेकर थे। परिमल बताता है कि ये सभी उसके पूर्वज हैं जिनके पास एक पालतू जानवर रहता था। मेरे पिता के पास एक हिरन था जिसका नाम बादल था। उसकी मृत्यु के बाद यहाँ कोई भी जानवर नहीं रखा गया। एलएसडी पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। परिमल बताता है कि यहाँ एक पूजा होती है। उस दिन शादी करने से माँ भगवती स्वयं आशीर्वाद देती हैं और होने वाले बच्चे की रक्षा करती हैं, इसलिए नागेंद्र ने हमें यहाँ भेजा है। वो पूजा कुछ ही दिनों में यहाँ होगी। समरी में परछाई नागेंद्र से बोलती है कि तुम खुद को मुझे सौंप दो। अब देवध्वज से मिलने
मिलने का समय आ गया है, वही हमारी मदद करेगा। नागेंद्र चैम्बर से बाहर आकर अकेले में चिल्लाता है कि अगला शब्द कुलधारा में है। उधर एलएसटी और परिमल की शादी की तैयारी चल रही थी। एलएसटी परिमल से बोलती है कि उसका रियल नाम लतिका है, उसने एलएसटी नाम की लड़की को मारकर उसकी आइडेंटिटी चुरा ली थी। एलएसटी शुभेंद्र को अपने कन्यादान के लिए बुलाती है क्योंकि एलएसटी के साथ और कोई नहीं था। उधर कैलाशवर मिलरपा कृपाचार्य को ओम के बारे में सब कुछ बता देते हैं। कृपाचार्य बोलते हैं कि अब हमें द्वार बंद होने का ध्यान नहीं देना होगा, उसे इस तरफ से भी खोला जा सकता है पर वहाँ हमारी शक्तियाँ कम हो जाएंगी, लेकिन परशुराम मिलरपा इस तरफ होंगे, वो द्वार को खोल सकते हैं। मिलरपा बोलते हैं कि ठीक समय पर द्वार अगर नहीं खोला गया तो तुम सभी वहाँ पर खो जाओगे, पर कृपाचार्य बोलते हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। कृपाचार्य ओम और अश्वत्थामा ओम की मेमोरी में जाने के लिए तैयार थे। कृपाचार्य परशुराम और मिलरपा से बोलते हैं कि आज से ठीक 7 दिन बाद द्वार खोलना, अगर हम दिखाई ना दें तो अगले दिन फिर से इसी समय द्वार को खोलना, पर अंदर मत आना। और तीनों ओम की मेमोरी में चले जाते हैं। उधर परिमल एलएसटी एक मंदिर में जाते हैं। परिमल जमीन पर बैठ जाता है। मंदिर की जमीन से एक ग्रीन द्रव निकलता है और चारों तरफ फैल जाता है। अचानक से एक सर्प एलएसटी के सामने आ जाता है और उसको जकड़ देता है और एलएसटी से फीमेल वॉइस में पूछता है कि तुमको शादी के लिए किसी ने व्यवस्था नहीं किया। एलएसटी ना बोलती है। सर्प फिर से पूछता है कि तुम इस बच्चे को संसार में लाना चाहती हो। एलएसटी हाँ बोलती है। तभी सारा फ्लूइड एलएसटी के शरीर के अंदर नाक और मुंह से अंदर चला जाता है और सर्प एलएसटी को छोड़कर वहां से चला जाता है। परिमल बेहोश एलएसटी को रूम में लाकर सुला देता है। कृपाचार्य अपने साथियों के साथ ओम की मेमोरी में आ जाते हैं। एक झोपड़ी में एक औरत की रोने की आवाज आ रही थी। अश्वत्थामा को लगता है कि ये कोई ट्रैप है। वो कृपाचार्य ओम को वहीं छोड़कर सिक्योरिटी चेक करने के लिए चले जाते हैं। औरत दर्द से चिल्ला रही थी। ओम उसकी मदद के लिए जाना चाहते हैं पर कृपाचार्य उनको रोक देते हैं, लेकिन बाद में ओम मदद के लिए चला जाता है और झोपड़ी में जाकर देखता है औरत बच्चे को जन्म दे रही थी। औरत ओम को देखकर डर जाती है पर ओम उसको समझाता है कि वो मदद करने के लिए आया है। बच्चे का जन्म होता है लेकिन सर की जगह पहले पैर निकलते हैं और पैर पर वही काला चिन्ह था। औरत बेहोश हो जाती है। कृपाचार्य देखते हैं कि कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। कृपाचार्य ओम को अपने पास बुला लेते हैं। तब तक अश्वत्थामा भी वहां पर आ जाते हैं। वो सुबह होते ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक वैद्य बच्चे को दवाई दे रहा था पर वो वैद्य से दूर भाग रहा था। तभी वहां पर एक आदमी बोलता है कि देवध्वज वैद्य जी को परेशान मत करो। इस पर वैद्य जी बोलते हैं कि विष्णु इस बच्चे तो नटखट होते ही हैं। कुछ देर बाद वही बच्चा एक खरगोश के साथ खेलने लगता है। कृपाचार्य अपने साथियों के साथ उसका पीछा करते हैं। खेलते खेलते उस बच्चे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो बच्चा खरगोश की गर्दन पकड़ता है और तोड़ देता है और खरगोश को पत्थर पर मारने लगता है। वहाँ डर का माहौल हो जाता है। फिर एकदम से वो रोने लगता है। कृपाचार्य अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हैं। एक लड़का झोपड़ी से निकलता है। वो वही देवध्वज था। बाहर आकर वो खेत में काम करने लगता है, लेकिन अचानक से वो झोपड़ी के अंदर जाता है और जलती हुई लकड़ी लेकर बाहर आ जाता है और खेतों में आग लगा देता है। ये सब कुछ कृपाचार्य अपने साथियों के साथ पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे थे। आग आधे से ज्यादा खेतों में फैल चुकी थी। अचानक से देवध्वज होश में आता है और घबराकर वहां से भाग जाता है। कृपाचार्य बोलते हैं कि अब हमें वापस जाना होगा क्योंकि यहाँ आने में 3 दिन लग गए हैं और जाने में भी समय लगेगा। एलएसटी होश में जाती है। परिमल बैग लेकर एलएसटी के सामने आ जाता है और चलने के लिए बोलता है। शुभेंद्र एलएसटी से पूछता है कि उसने उसको ही कन्यादान करने के लिए क्यों चुना, जिस पर एलएसटी बोलती है कि उसने बादल की अच्छे से देखभाल की और उसका अंतिम संस्कार भी करा। और परिमल एलएसटी वहां से चले जाते हैं पर शुभेंद्र सोच में पड़ जाता है क्योंकि एलएसटी पहली बार वहां आई थी। उसे बादल के अंतिम संस्कार के बारे में कैसे पता चल गया। कृपाचार्य अपने साथियों के साथ वापस जा रहे थे। तभी अचानक से एक आदमी अश्वत्थामा के मुक्का मारता है और एक बूढ़ा आदमी पेड़ से होते ओम की तरफ जा रहा था। अश्वत्थामा देखते हैं आदमी के पैर पर वही निशान था जो देवध्वज के पैर पर था। ये आदमी और कोई नहीं देवध्वज ही था जो बड़ा हो गया था। निशान देखकर अश्वत्थामा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी बूढ़ा आदमी अश्वत्थामा के मुक्का मारकर अश्वत्थामा को बेहोश कर देता है और ओम की तरफ बढ़ने लगता है, पर कृपाचार्य इसको रोक लेते हैं। ओम अश्वत्थामा को संभालने लगते हैं। कृपाचार्य ओम से अश्वत्थामा को द्वार के पास ले जाने के लिए बोलते हैं और खुद उन दोनों से लड़ने लगते हैं। 7 दिन हो चुके थे। मिलरपा द्वार खोल देते हैं। ओम अश्वत्थामा द्वार के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। ओम को दूसरी तरफ जाता हुआ देख देवध्वज कृपाचार्य से और तेज लड़ने लगता है और ओम की तरफ भागता है। ओम देवध्वज आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन मिलरपा द्वार बंद कर देते हैं। ओम अश्वत्थामा वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। ओम मिलरपा पर काफी गुस्सा करता है और बोलता है कि हमें कृपाचार्य को वापस लाना होगा। परशुराम बोलते हैं कि मिलरपा अगर द्वार बंद नहीं करते तो वो लोग यहाँ आ जाते। अश्वत्थामा बोलते हैं कि कृपाचार्य चिरंजीवी हैं, उनको वापस हम लेकर जरूर आएंगे, लेकिन अभी हमारी जरूरत यहाँ है क्योंकि 2 दिन बाद पूर्ण अर्धचंद्र होगा। इतने में ही वेदव्यास उनके पास आते हैं और बताते हैं कि उनको एक जगह पता चली है, कुलधारा। परशुराम उनको वहीं रुककर बृहस्पति की देखभाल करने के लिए बोलते हैं और अश्वत्थामा को कुलधारा, मिलरपा को ताजमहल जाने के लिए बोलकर खुद भीमकुंड की ओर चले जाते हैं। नागेंद्र समरीन में उठता है और बहुत खुश होता है। उसने कृपाचार्य को देवध्वज की मदद से ओम की मेमोरी में कैद कर लिया था। वो परछाई को नमस्कार करता है और परिमल एलएसटी की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है।